केन। चलिए, कल हाइड्रोकार्बन के रिवीजन में हमने अल्केन कवर किया था, आज उसके आगे बढ़ते हैं और कवर करते हैं एल्कीन के बारे में, राइट। प्रिपरेशन में कल हमने देखा था कि अल्केन का कैसे कैसे करते हैं, उनमें अलग अलग मेथड्स हमने देखे थे, और उनमें एक दो इंपॉर्टेंट नाम में से एक कोल्स रिएक्शन था और डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाई लाइम सोडा लाइम, याद है ना सभी को। तो आज देखो उसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, एल्कीन में पढ़ते हैं। तो एल्कीन में सबसे पहली चीज आती है कि अलग अलग एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास ऐसा एल्कीन दिया हो, तुम्हारे पास ऐसा एल्कीन दिया हो, है ना, तुम्हारे पास बेटा ऐसा साइक्लिक एल्कीन दिया हो, और तुमसे क्वेश्चन पूछे कि भाई बताओ इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। हाउ विल यू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन? हाउ विल यू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन? एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं फिलहाल लिस्ट से। हाउ विल यू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन? चलो, एकदम शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, राइट राइट, रिवीजन में एकदम शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल वो वाले जो आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम है। इन चारों का क्या ऑर्डर होगा? स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? तो देखो, कैसे देखते हैं? बिल्कुल, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर से। कैसे देखते हैं? बिल्कुल ध्यान रहेगा। अब बताओ, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर देखने के लिए क्या करते हैं? एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं और यहाँ पे कितने हैं? 4 दिख रहे हैं क्या? इसके दोनों तरफ देखो, और इधर कितने दिख रहे हैं? 3 3 6, अरे 6 मत बोलो, 10 है। और इधर कितने हैं? इधर 3 है, इधर 4 है, इधर 10 है, इधर 0। क्या आंसर आएगा? सबसे कम ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, एंड उसके बाद ये। लिख लेना ये बात, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर से। अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर से याद आया कि आप बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन कितने स्पीशीज में मिलता है? तो आंसर है हाइपर कॉन्जुगेशन जिसका दूसरा नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस है, ये प्राइमरीली 3 चीजों में दिखाई देता है कि कार्बन पे कैटायन हो जाए, या रेडिकल हो जाए, या एल्कीन जो हमने यहाँ पे किया है। और क्या नेसेसरी कंडीशन है कि बगल वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और एक कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड कम से कम होना चाहिए। होता क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन? तो अगर मैं कार्बोकेटायन में बात करूं, तो ये जो इसका कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, और ये CH2 पे जो प्लस चार्ज आने से एम्प्टी ऑर्बिटल क्रिएट हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, ये इस इलेक्ट्रॉन को लेता है क्योंकि इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। लैटरली अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को ही हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। अगर आप इसमें भी बात करो कि इसके अंदर क्या सर, तो इसके अंदर कुछ ऐसा बेटा कि ये अगर इधर की तरफ चला जाए तो ये ऐसा। अब क्योंकि यहाँ देखो H प्लस ऐसे ही छूट गया, इसलिए इसका नाम क्या होता है? नो बॉन्ड रेजोनेंस। देखो यहाँ बॉन्ड, और रेजोनेंस क्या होता है? डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। आई मीन स्ट्रक्चरल बोलना गलत है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बोलना सही है। डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेम मॉलिक्यूल कीपिंग द स्केलेटन फिक्स्ड, मतलब जो एटम जहां है उसको वहीं रहने दो, इलेक्ट्रॉन बस इधर से उधर करो, वही रेजोनेंस है। तो देखो, एटम जहां है वहीं मैंने फिक्स कर रखा है। ये हाइड्रोजन यहाँ था, यहाँ था, यहाँ है हाइड्रोजन, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां आ गया, इसलिए इसको। अच्छा एक बात बताओ, रेडिकल में भी होता है ना? रेडिकल में पार्शियली फिल्ड पी, पार्शियली फिल्ड पी क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डॉट इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितना था? 6। अब मुझे बताओ, ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है इस पे कोई प्लस चार्ज नहीं है, तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा या ये अट्रैक्ट करेगा स्ट्रांगली? जिस पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की और कमी। एग्जैक्टली,
इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन की पावर हर चीजों में एक सी नहीं होती। हाइपर कॉन्जुगेशन की पावर कार्बोकेटाइन में काफी ज्यादा होती है, और इसका एक विजिबल इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। अगर आपको थोड़ा बहुत याददाश्त आपकी अगर ठीक है तो आपको याद होगा कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्लाइटली ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू बेंजाइलिक, जहां सॉरी, हाँ जी बेंजाइलिक बोलते हैं, जहां पे 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उस पे भी ये डोमिनेट कर जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन इज पुअर इफेक्ट, नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, लेकिन कार्बोकेटाइन में उसका इंपैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इससे भी डोमिनेट। जबकि यही अगर रेडिकल की बात करोगे तो रेडिकल में डॉट से कहीं ज्यादा स्टेबल बेंजाइल एंड अलाइल रेडिकल होता है। रेडिकल में ये ऑर्डर, इसमें ये, क्योंकि कार्बोकेटाइन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन की पावर काफी स्ट्रांग हो जाती है, इस वजह से। आ रहा है बात समझ में? अच्छा, अब ये मत कहने लग जाना कि यही बहुत बढ़िया है। अरे बहुत थोड़ा सा ही आगे है, इससे भी बेटर हो जाएगा अगर आपने इसी पे एक कार्बन के साथ CH3 लगा दिया, बस एक कार्बन। दीज आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ, तो प्लीज इसको ध्यान रखना। तो एग्जाम में पूछता है कि भाई हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटाइन एंड रेडिकल में कैसे डिफरेंट है। तो रेडिकल के अंदर एमटीपी ऑर्बिटल का कार्बन हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप होता है, और यहाँ पार्शियली फिल्ड के साथ। तो फिर पूछा जाता है कि भाई तब बताओ एल्कीन में कैसे होता है, कौन बताएगा? एल्कीन में किसके साथ? यहाँ तो भाई 8 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 8। तो आंसर है कि इसका जो एंटी बॉन्डिंग ये है, देखना इसमें दो होते हैं ना, पीपी ओवरलैप करेगा तो ये पाई है, और ये क्या है, पाई स्टार। तो कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा इसके पाई स्टार के साथ ओवरलैप करता है। कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा उसके किसके साथ ओवरलैप करता है? पाई स्टार के साथ ओवरलैप करता है। इसलिए ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पाई स्टार के साथ यहाँ पार्शियली फिल्ड, और इस जगह पे एम्प्टी, एमटीपी ऑर्बिटल, ये है हाइपर कॉन्जुगेशन की। तो जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन या जितना ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेंस, उतना स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। अब रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करनी हो तो उसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन काम आता है, कार्बोकेटाइन में भी काम आता है, एल्कीन में भी काम आता है। क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने एल्कीन का नाम आपको बता दिया, रिलेटेड सभी से है। समझ में आ गया? अब कहोगे सर इन स्टेबिलिटी का कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज पे कहीं कोई फर्क भी आएगा क्या? तो मैं आपको दिखाता हूं। एक टॉपिक है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, लिखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्वेश्चन देता हूं मैं सीधा सीधा, अरेंज द फॉलोइंग arrange the following in increasing order of arrange the following in increasing order of heat of hydrogenation value। चलो करो, इन पांचों मॉलिक्यूल में आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू अरेंज करके बताओ।
कर लिया? क्या आंसर है? क्या आंसर है बताओ? देखो मेरी बात सुनो, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उतना ही स्टेबल एल्कीन। और हाइड्रोजनेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब आप हाइड्रोजनेशन कराते हो तो वो क्या बनता है? CH2H एंड CH2H। इसका डेल्टा H क्या होता है? नेगेटिव। क्योंकि यहां एक पाई टूट रहा है और एक सिग्मा टूट रहा है, इसलिए कैसा होता है? अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट का एनर्जी ऊपर और प्रोडक्ट का एनर्जी नीचे होता है, और ये जो गैप ऑफ दिस है वही हमारा क्या है? HOH है। यही डेल्टा H ही HOH है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब तुम बताओ, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होने लग जाए, एल्कीन ज्यादा स्टेबल होने लग जाए तो नीचे आता जाएगा, और जितना नीचे आएगा उतना ही गैप कम होता जाएगा। इसलिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। क्यों पाई बॉन्ड? क्योंकि जितना पाई उतने ज्यादा हाइड्रोजन जुड़ेंगे, उतनी एनर्जी निकलेगी। लेकिन अगर पाई सेम हो जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। बिल्कुल, ये बात आपको दिमाग में रखनी। तो क्या आपको स्टेबिलिटी समझ में आता है? चलो इनमें तो ये समझ में आ रहा है, सबसे ज्यादा ये होगा, फिर ये होगा, ये सुनो, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं। अच्छा, सिस एंड ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन है? ट्रांस। क्यों ट्रांस ज्यादा स्टेबल है मुझे बताओ, कौन बताएगा? वैष्णवी बताओ, व्हाई ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस? किनके? स्टेरिक रिपल्शन कम होगा, बिल्कुल सही आंसर। स्टेरिक रिपल्शन कम है तो ये ज्यादा ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी देखो, इनमें सेम ही पाई बॉन्ड है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी सेम है, तो क्या करें फिर हम? बाकी फैक्टर से देखते हैं। तो इसमें ये कम स्टेबल, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? बताओ, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? सिस या ट्रांस? द राइट आंसर इज, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल सिस एंड ट्रांस नहीं, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल ये है। अरे सिस नहीं है ना, तो ये ट्रांस है, कुछ नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं। दिस इज आइसोब्यूटीन। आइसोब्यूटीन, एंड ये टू ब्यूटीन है, या ब्यूट टू इन जिसको बोलते हो। तो आइसोब्यूटीन इज मोर स्टेबल। कौन समझाएगा ऐसा क्यों हुआ, जबकि हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर सेम था, और लग तो रहा है कि बगल बगल में आ गए, और तकलीफ है। ऐसे तुम लोग को अगर ध्यान हो तो इथेन के हम लोग जब कर रहे थे कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म, वहां पे जो डिफरेंस आता है वो 3 किलो कैलोरी का आता है बिटवीन स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड। 3 किलो कैलोरी मतलब कुछ एनर्जी नहीं यार, वो क्या एनर्जी होता है? ऐसे ही जब तुम CH3 लेके आते हो तो ऐसा नहीं कि वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, वो भी नॉर्मल रेंज में ही रहता है। मतलब कि स्टेरिक रिपल्शन इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, बट इट इज नॉट समथिंग विच इज कंसिडरेबली हायर एंड उसका डोमिनेंस हर बार दिखेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये दोनों एकदम बगल बगल में नहीं, दूर दूर है। तो यहाँ पे क्या आया, तो उसके पीछे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो दिखेगा। जरा इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ और इसका बनाओ, बना के दिखाओ मुझे, देखो क्या चेंजेस तुम्हें नजर आ रहे हैं, जल्दी करो, डू इट। बना लिया?
क्या बनाया देखो, हाइपर कॉन्जुगेटिंग जब भी बनाते हो तो इसके पाई स्टार के साथ कॉम्बिनेशन है ना। चलो सिस एंड ट्रांस कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप बनाओगे तो ऐसे करके आएगा ना, तो जो इसका अगला फॉर्म बनेगा वो कैसा बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3 एंड CH माइनस। अब तुम्हारा ध्यान पूरी तरीके से कंपैरिजन पे लगा रहना चाहिए। क्या डिफरेंस तुम्हें दिख रहा है इन दो स्ट्रक्चर्स में? बिल्कुल सही आंसर, कि यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन आयन बन रहा है और उधर क्या बन रहा है, 2 डिग्री। कौन ज्यादा स्टेबल है? तो इसलिए कार्बन आयन में 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन में इसकी इफेक्टिविटी ज्यादा है। तो आप लिखोगे हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ दिस इज मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू दिस, एंड इस रीजन से उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। आ रहा है क्या बात समझ में सभी को? तो नोट करो। बच्चों हो गया क्या, सभी को क्लियर है क्या? तो ये ऑर्डर है, याद रहेगा। अच्छा, फिर अगला एक टॉपिक आता है हीट ऑफ कॉम्बशन। ध्यान देना, हाइड्रोजनेशन एंड कंबशन में। लेकिन उससे पहले एक हाइड्रोजनेशन पे एक क्वेश्चन और देता हूं। मुझे बताओ, क्या लगता है आप लोगों को, बिल्कुल बात नहीं, बिल्कुल भी बात नहीं होना चाहिए क्लास में, चुपचाप रहना है बिल्कुल। नाउ अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ HOH वैल्यूज। सिर्फ मैग्नीट्यूड में मैं भी इंटरेस्टेड हूं। HOH इनमें क्या ऑर्डर होगा, जल्दी करिए, सोच के करिएगा। हाँ बेटा।
कर लिया बेटा? सभी लोगों ने कर लिया? मिटा दो। अब बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। देखो सबसे पहले आपने यही कंपेयर किया होगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इसमें एक है, इन दोनों में दो है, और इसमें, लेकिन पंगा क्या है कि ये एक्सेसिवली स्टेबल है क्योंकि एरोमेटिक है। अरे एरोमेटिक हो जाए तो किसी भी रेजोनेंस से बहुत बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये सुनो। अब क्या करें भाई, इन दोनों में तो कंपेयर कर सकते हैं, इन दोनों में क्या ऑर्डर होगा, इसका ज्यादा होगा। अगर मैं इसे ए बी, इसको सी डी और इसको ई लिख दूं तो सबसे ज्यादा किसका होगा, फिर आएगा, मतलब इन दोनों में अगर कंपेयर। अच्छा सी एंड डी में किसका ज्यादा होगा, क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड है, बोलो ना, मतलब यहाँ रेजोनेंस है, मोर स्टेबल, ये सुनो। क्या समझ में आया, डी ज्यादा स्टेबल तो कम हो जाएगा वैल्यू, और वैसे इन दोनों का इन दोनों से तो बेटर ही होगा, क्योंकि डबल पाई बॉन्ड है यार, चार हाइड्रोजन जाके जुड़ेंगे तो ज्यादा हीट आएगी, तो इसलिए तो लिखवाया था HOH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ। तो यार इससे भी बेटर कौन होगा, सी बेटर होगा डी से, ये सुनो। अब सबसे बड़ा चीज आता है सर ई कहाँ रखे, क्योंकि ई कोई नॉर्मल स्टेबिलिटी नहीं है एरोमेटिक, तो आंसर है कि जो दो पाई बॉन्ड है ना उनके और जो सिंगल है उनके बीच में रहता है, यहाँ पे सी डी एंड देन ई एंड फिर ए एंड बी, याद रखना। और ये मैंने आपको एरोमेटिसिटी पढ़ाते समय बताया था कि एरोमेटिसिटी का इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग पड़ता है कि वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में एक पाई बॉन्ड को कंपनसेट कर सकता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये बात लिख लेना कि अगर अगर एरोमेटिक नहीं होता तो तीन वाले का सबसे बेस्ट हुआ था। तो यूजुअली तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से देखते हैं, लेकिन अगर बेंजीन जैसे कंपाउंड आ जाए एरोमेटिक तो 1 एंड 2 के बीच में आ जाते हैं उनकी वैल्यू, मतलब 2 से थोड़ा कम, 1 से नीचे नहीं जाएगा, इतना भी स्टेबल नहीं है, 2 से नीचे आ गए यही बहुत बड़ी बात है। क्या क्वेश्चन दो दूसरा करने के लिए, एक और दो। तो ये तो रहे देखो स्टेबिलिटी से रिलेटेड, हीट ऑफ हाइड्रोजन से रिलेटेड। अब हीट ऑफ कंबशन देख लेते हैं। कंबशन क्या होता है भाई, कंबशन वर्ड से क्या समझते हो, कंबशन वर्ड से क्या समझते हो, कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी भी चीज को बर्न करना, यही है ना। तो एक बात बताओ, ऐसे कॉमन सेंस लगा के बताओ, मीथेन को जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ज्यादा एनर्जी मिलने वाली है, या इथेन को जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब बताओ जल्दी। डेल्टा एच पता ना बेटा, कंबशन रिएक्शन मोस्टली एक्सोथर्मिक होते हैं, लिख लेना ये बात। मोस्ट ऑफ द कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, देयर आर वेरी रेयर कंबशन रिएक्शन वेयर इट इज एंडोथर्मिक, जैसे N2 plus O2 फॉर्मिंग NO इज एन एंडोथर्मिक थिंग। डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव। अब मुझे आप बस इतना बता दो, इन दोनों में किससे एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही होगी, इथेन या मिथेन, बोलो पुलकित, खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो। यू आर आस्किंग, यू आर टेलिंग, कैसे, उसके अल्फाबेट में ई आया इसलिए, फिर कैसा लॉजिक। हाँ ये बात बिल्कुल सही है। आप ऐसे देखो, एक तो तरीका था कि CO2 H2O के मोल्स देख लो कितने बन रहे हैं,
दूसरा तरीका है बैलेंस करके ऑक्सीजन कौन ज्यादा कंज्यूम करेगा, जितना ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होगा उतनी एनर्जी रिलीज हो रही होगी, क्योंकि हाइड्रोजन एंड कार्बन मिलकर H2O CO2 तो बना रहे हैं। तो आप देखो CH4 एंड O2 मिलकर के CO2 एंड H2O दो देंगे तो दो ऑक्सीजन एंड दो चार मिलकर के यहाँ 2O2 लग जाएगा। दिखा, यहाँ चेक करो, दो कार्बन है तो 2CO2 बनाएगा, हाइड्रोजन तीन तीन छह है तो मतलब 3H2O, मतलब 4 और 3 7 ऑक्सीजन 7/2 यानी 3.5। क्या समझ में आ रहा है? ये दो और ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो इससे एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। आई होप आप इन दोनों में बता पाओगे किसका ज्यादा होगा। इन दोनों में किसका ज्यादा होगा? नेचुरल सी बात है, इसमें हाइड्रोजन कम हो गए, इसमें ज्यादा है, कार्बन दोनों में सेम है, तो कम H2O निकलेगा, कम ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, तो इसका ज्यादा, इसका कम। इथीन का कैलोरीफिक वैल्यू कम होता है पर मोल, और इथेन का कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब कंबशन कराने में इथेन ज्यादा एनर्जी देता है और मिथेन, सॉरी, इथीन कम देता है। क्या सबको समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर हो रहा है सभी को? चले हम आगे, इससे आगे बढ़े, बोलिए, बैठ जाइए। अब मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, 3 4 5 6, इनमें तुम हीट ऑफ कॉम्बशन का ऑर्डर बताओ। एंड अगला क्वेश्चन है हीट ऑफ कॉम्बशन पर CH2 ग्रुप। तो पहला ये है, दूसरा ये, दोनों का ऑर्डर बताओ। देखो हीट ऑफ कॉम्बशन भी एक्सोथर्मिक है ना, अरे यार बोलो, तो इसमें भी रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होता जाएगा तो ये गैप कम होता जाएगा। So heat of combustion is directly proportional to number of carbon and hydrogen, inversely proportional to stability। लेकिन ये कब आएगा? जब आइसोमर्स हो जाए तब।
हाँ जी, कर लिया। क्या है बताओ। पहले वाले का तो ये तो सीधा सीधा आंसर है। अब ये क्या मजाक है, पर सी एच टू का मतलब, पर सी एच टू जैसे ही कर दोगे तो वो आइसोमेरिक हो गया ना। आइसोमर के केस में स्टेबिलिटी पे आ जाता है। अरे बोलो। तो कितने लोग कह रहे हैं कि सर इसमें 3 मेंबर्ड में एंगुलर स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, 4 मेंबर्ड में और कम, 5 में और 6 मेंबर्ड में सबसे कम होता है, पकड़ स्ट्रक्चर की वजह से, चेयर फॉर्म एंड बोर्ड फॉर्म की वजह से। तो इसलिए सबसे बढ़िया ये होगा, पर सी एच टू विल बी दिस। अब हाथ उठाओ कितने लोग का सही हुआ, रेज योर हैंड। पर सी एच टू सही हुआ सभी का, यहां तक हुआ बोलो। वेरी गुड। ओके, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़े, मिटा दो ये सब। चलो भाई, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी के बारे में कहानी हो गया। बाकी आपको सिस ट्रांस पता है ना, बोलो। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये सब चीज तो आपको आता ही है। अब मैं सीधा बढ़ता हूँ, सीधा बढ़ता हूँ। बताओ, सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है ट्रांस का? सिस का। तो ये मिथ आपके दिमाग से निकालना है पहले, ठीक है? इसलिए निकालना है कि मान लो ऐसे क्वेश्चंस आ गए, तो कितने लोग कह रहे हैं ऐसे केस में डाइपोल इधर और इधर ये जुड़ गए दोनों, तो ये तभी ज्यादा होता है जब ये दोनों ग्रुप आइडेंटिकल हो, और ये भी तब फर्क पड़ता है, वरना ट्रांस का भी ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए रटो मत। आ जाए क्वेश्चन तो डाइपोल पता है ना, एक लाइन लगता है, ड्रॉ करके देख लो। इसके केस में सिस का कम हो जाएगा, क्योंकि सिस में आपका इधर डाइपोल जाएगा, इसका इधर जाएगा, इनका रिजल्टेंट लोगे और इसका रिजल्टेंट लोगे तो इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। बेसिक क्वेश्चन, ठीक है? ट्रांस एंड सिस में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है? बोल बोल बोल। अरे इतना पिटोगे, मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग अलग अलग होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बदलते हैं, ये इनैंशियोमर नहीं है। ट्रांस लीनियर होने की वजह से अच्छा पैकिंग करता है, इसलिए बोलते हैं जहां पैकिंग अच्छी हो उसका ज्यादा। और मैंने ये बहुत बार बताया है, तुमको बताया है कि क्लोरो में भी डाइक्लोरोबेंजीन पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है अमंग ऑल इट्स आइसोमर, अनऑर्थो वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। बॉइलिंग के लिए डाइपोल देखना होता है, और मेल्टिंग के लिए फोर्सेस के साथ साथ पैकिंग देखनी पड़ती है, जितना लीनियर उतना ज्यादा पैक्ड। क्या पता है ना, बोलो। अच्छा देखो, जैसे C5H12 के 3 स्ट्रक्चर मिलते हैं ना, बोलो। ये मिले। बड़ी टेल मी वन थिंग, इन सभी में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? आंसर इज एन ब्यूटेन, फॉलोड बाय दिस। सबसे घटिया ये, क्योंकि स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल है तो दूसरे के साथ कांटेक्ट अच्छा नहीं बना पाएगा, और आइसोमर के केस में जितना लीनियर उतना वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस बहुत ज्यादा टच में आएंगे, तो इसलिए जितना लीनियर उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। इसमें डाइपोल वगैरह भी कहीं काम के नहीं है। आ गया समझ में? अच्छा जी, चलो ये बॉइलिंग और डाइपोल वगैरह का जिक्र हो गया। अब आते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, विच इज हाउ टू प्रिपेयर एल्कीन। कौन कौन बताएगा एल्कीन कैसे बनाया जाए? देखिए, सारी चीजें पढ़ लिया तुम लोगों ने, बोला था कल पढ़ के आने के लिए। कितने लोग पढ़ के आए हो, हाथ उठाओ। कितने लोग पढ़ के आए हो?
बताओ, मुझे बताओ अल्कीन कैसे बनाएंगे? खड़े हो जाओ। टेल मी द रिएक्शंस। अरे तुम एक दो तो शुरुआत करो यार, कुछ की एक भी नहीं दिमाग में आ रहा है। बोलो। सक्षम। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन इज वन ऑफ द मेथड, जो कल हमने पढ़ा था। कौन सा हाइड्रोजनेशन, थोड़ा प्रिसाइज होके बोलो। कौन, मतलब हाइड्रोजनेशन में किसका कराएं? एल्काइन में क्या कैटलिस्ट यूज करें? बिल्कुल नहीं, लिंडलार्स कैटलिस्ट, क्योंकि अगर हमें अल्काइन से अल्कीन पे रुकना है तो लिंडलार्स कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। अगला बताओ दूसरा। अभी इसको बोलेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन से। तो हाँ, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया का यूज करेंगे तो ट्रांस बनेगा, बर्स्ट रिडक्शन जिसको बोलते हैं। ये दोनों कल डिस्कस किया था। उसके अलावा बताओ। पढ़ो थोड़ी, घर पे पढ़ाई करो यार। क्या कर रहे हैं, बैठ जा। बिल्कुल सही। आप देखो, आगे बढ़ो, चैप्टर वाइज आगे बढ़ो। अल्काइन समझ में आया। अब दिमाग में सोचो कि मेरे को कार्बन कार्बन की चेन डबल बॉन्ड इंसर्ट करना है, तो डबल बॉन्ड इंसर्ट करने के लिए अगल बगल के दो ग्रुप भाग जाए। एलिमिनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल वे ऑफ प्रिपेयरिंग एल्कीन। पूरे एलिमिनेशन याद कर सकते हो। एलिमिनेशन में क्या क्या पढ़ाया है हमने? एलिमिनेशन में पढ़ाया है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या याद है? मतलब एच एक्स, एक तरफ एच ओ और एक तरफ एक्स ओ। दूसरा डिहाइड्रेशन, एक तरफ H प्लस एक तरफ OH माइनस मिलके वाटर निकल जाए, डिहाइड्रेशन। तीसरा पढ़ाया है डिहेलोजिनेशन, -X2 दोनों तरफ X X हो जाए। फिर आपको पढ़ाया है डिहाइड्रोजिनेशन, H2 निकालना। एलिमिनेशन का एलिमिनेशन पढ़ाया है ना, लेकिन डिहाइड्रोजिनेशन से प्रोड्यूस नहीं होगा, डिहाइड्रोजिनेशन से एल्डिहाइड एंड कीटोन बन जाता है, तो हमें तो एल्कीन बनाना है। इसके अलावा और कौन सा बताया? पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। इसके अलावा हाँ, क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उनका भी यूज करके। तो यार ये भरे पड़े हैं रिएक्शन यार। आ जाओ चलो, डी हेलोजिनेशन देखते हैं। हाइड्रो हेलोजिनेशन, ये बताओ, बगल में हाइड्रोजन और इधर क्लोरीन लगा हो तो मैं क्या करूं कि ये कंफर्म डबल बॉन्ड लग जाए? तो बेस के साथ गर्म करो, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। स्ट्रॉन्ग बेस में सबसे बढ़िया कौन है? KOH एल्कोहलिक लेना है, कुछ मत लेना। वैसे तो हीटिंग अपने आप में सपोर्ट करता है। एल्कोहलिक KOH लोगे तो वो E2 मैकेनिज्म के साथ डॉट 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 इसको प्लग करेगा और ये तुरंत यहां, और ये निकल जाता है, तो यहां डबल बॉन्ड बन जाता है। स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए और हीटिंग लिखा हो तो दिमाग में आना चाहिए कि E2 होने का चांस बहुत हाई है। E2 ना हो पाए तो कुछ और कराएंगे, लेकिन पहले क्या करेंगे? E2। इसको कराना हो तो एक और तरीका है हमारे पास, CH3 CH2 Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH के बजाय मैं ले लूं टर्शरी ब्यूट, बल्कियर बेस के साथ गर्म कर दो यार। अरे बनेगा या नहीं बनेगा? एक रिएक्शन नहीं याद आ रहा है यार तुम लोग को। हाँ, क्या चल रहा है ये सब? क्या चल रहा है? चलो बताओ। यहां बताओ, अगर मान लो मैंने ले लिया CH3 और यहां ले लिया Cl, अब मैं दो अलग अलग रिएजेंट यूज करना चाह रहा हूं। NaNH2 एंड गर्म करना है, एंड C2H5O माइनस गर्म करना है। बताओ जल्दी, दोनों का प्रोडक्ट बताओ। डू इट। मेजर बनाना है दोनों के केस में।
बोलो बडी, क्या आ रहा है समझ में? The answer is from both of them we are going to get such a marvelous product, this one, as the major product. दोनों का आंसर यही है। क्यों? क्योंकि ये भी छोटा बेस है, ये भी छोटा बेस है। ये इसके रेस्पेक्ट में बीटा हाइड्रोजन यहाँ वाला या यहाँ वाले में दोनों निकाल सकता है, बट ये निकालने से स्टेबल ज्यादा बनेगा, उसमें भी ट्रांसफर। सेकेंड बेस्ट प्रोडक्ट सिस, थर्ड जाके इधर वाला आएगा जिसको हम हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। ये सिग्जे प्रोडक्ट है। क्या समझ में आया? क्या याद आया आप लोगों को? अच्छा, इससे भी सेम चीजें मिलेगा, लेकिन अगर यही हम ऐसा कर देते, एकदम भयानक मोटू अगर मैं लेके आ जाऊं जिससे चला भी ना जा रहा हो, मोस्ट बल्कीस्ट बेस, यहां क्या होगा? यहां तक जाने में इसको तकलीफ होगी क्योंकि अंदर जाके अटैक करना है। फिर क्या करेगा? तो आंसर विल बी इन दैट केस CH डबल बॉन्ड CH3। तब ये मेजर हो जाएगा। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि दूसरा बिल्कुल नहीं बनेगा, प्लस माइनर में दूसरा बनेगा। तो पॉसिबल प्रोडक्ट आए तो सारे बनाने। अगर मैं उससे पूछता चाहे मेजर हो या माइनर, सारे प्रोडक्ट बताओ, तो आंसर तब सिस भी बताते, ट्रांस भी बताते, उधर वाला भी बताते। क्या इसमें रीअरेंजमेंट होता है? बिल्कुल नहीं। स्ट्रॉन्ग बेस मौका ही नहीं देता है। रीअरेंजमेंट तो तब होता है जब कार्बोकेटायन बन जाए। रीअरेंजमेंट कब होता है? क्या इसमें कार्बोकेटायन बनने का टाइम है? स्ट्रॉन्ग बेस लिया यार, बनने ही नहीं देगा। कार्बोकेटायन तब मिलता है जब उसे चिल मारने का टाइम मिल गया हो, कोई सामने अटैक करने वाला ना हो, उसको टाइम ही टाइम है, आराम से टूटेगा, कैटायन बनेगा, उसके बाद जाके रिएक्शंस होंगे। जब भी कोई पावरफुल एक्टिवेटिंग सॉरी अटैकिंग ग्रुप हो तो कभी भी कार्बोकेटायन बनने का टाइम नहीं देता है उसको। न्यूक्लियोफाइल अगर प्रेजेंट हो पहले से या बेस प्रेजेंट हो तो नहीं मिलता। क्या आ गया आपको? ये कौन सा पार्ट था? डी, जल्दी बोलो। डिहाइड्रो अगर मान लो मैं यहीं पे एक काम करूं, यही पूरी कहानी लेके एक काम कर दूं। अच्छा, ये कौन सा एलिमिनेशन है, E1 है या E2 है? बोलना मोटू। E2, अरे बोलो बडीज, E2 है ना? E2 में सिन होता है, एंटी होता है? एंटी एलिमिनेशन है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री याद है ना? कब क्या हो जाएगा सब पता है ना? बहुत अच्छी बात है। इतना पता है तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करो। मैं इतना आपको पता है इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। क्या मजा आ रहा है क्या? मैं कुछ क्या कर रहा हूँ? बताओ, इसका प्रोडक्ट बनाओ, बनाओ बनाओ बनाओ। और इजी नहीं, इतना बहुत है। बताओ बताओ बताओ।
वैसे एक बात बता दूं, PYQ ऑफ हाइड्रोकार्बन touches all the chapters of organic chemistry. And you know where? During preparation, वो लगभग एल्काइल हैलाइड के सारे रिएक्शन यूज कर लेता है एलिमिनेशन वाले, तो डिहाइड्रेशन अल्कोहल वाले भी यूज कर लेता है, और एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के भी कुछ सिलेक्टिव रिएक्शन यूज कर लेता है। तो इसलिए हाइड्रोकार्बन का अगर आप पूरा सवाल समझ समझ के लगा जाते हो तो एक तरह से पूरे ऑर्गेनिक की वन टाइम रिवीजन हो जाएगी। पूरे सवाल अगर लगा, मैं फिर भी कुछ पिक एंड हैंड पिक्ड क्वेश्चन देता हूं आपको कि इनको जरूर लगाओ, बाकी सब टाइम मिलता है तो और लगा लो, बट उतने जरूर लगाना। एंड मैं ये पुराने वाले से दे रहा हूँ, 44 कितना है वो, हाँ 46 + 22 वाले से, उससे दे रहा हूँ। उनके नंबर्स मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी अपना मैच करा करके तुम लोग कर लेना, ठीक है। इनको मस्ट करना है आपको। किसी से बोल देना यार उन क्वेश्चंस की फोटो लेके ग्रुप में डाल देगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कर लेना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उनको हम डिस्कस कर लेंगे क्लास के अंदर। आइए फिलहाल आगे बढ़ते। कितने लोग कहेंगे सर एंटी एलिमिनेशन के हिसाब से हाइड्रोजन हमें पहचानना है, लिविंग ग्रुप, तो लिविंग ग्रुप ये हो गया, लिविंग ग्रुप ये भी है भाई, इसका एंटी तो CH3 है, ये तो निकलेगा नहीं। H किसका एंटी है, Br, तो कितने लोग कह रहे हैं यहां अटैक करेगा, आंसर आ जाएगा, इधर क्लोरीन रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, CH3 रहेगा। अब आ तो रहो कितने लोग का निकल गया, HBr निकल जाएगा यहाँ। HBr उसके बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, KBr, सही है ना। बस चिल करो यार, तो क्या टेंशन है जिंदगी में, ठीक है, अच्छा किया, आ गया ना समझ में, बहुत बढ़िया। चलो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन पता है, डिहाइड्रेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। डिहाइड्रेट कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, मतलब पानी निकल रहा है शरीर से, कैसे निकालेंगे पानी, वाटर कैसे निकलेगा, सनलाइट में ले जा करके नहीं नहीं, ऐसे नहीं। मॉलिक्यूल के अंदर अगर आपको डिहाइड्रेट करना है तो अल्कोहल प्लस H प्लस आयन प्लस गर्म करना, नो न्यूक्लियोफाइल, नो गुड न्यूक्लियोफाइल, इतना भी रहना चाहिए तब आपको एल्कीन बनता है। ये सुनो, कहने का मतलब, खास करके ये 2 डिग्री 3 डिग्री हो तो सिर्फ एल्कीन ओनली प्रोडक्ट मिले। 1 डिग्री आ जाए तो थोड़ा चांसेस होता है ईथर बनने का भी, वहां टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है। फिलहाल अभी हमें ये बनाना है तो मैं 2 डिग्री 3 डिग्री ले लेता हूँ, तो चलो जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, आइए प्यारे बच्चों, मुझे बताओ कौन सा मैं एसिड लूं जिसका कॉन्जुगेट बेस नॉन न्यूक्लियोफिलिक हो, क्योंकि हमें वही लेना ना, H प्लस नॉन न्यूक्लियोफिलिक। कौन सा एसिड लूं जिसका कॉन्जुगेट बेस नॉन न्यूक्लियोफिलिक हो, तो कुछ पुअर न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल लेके आओ, अच्छे एसिड भी होने चाहिए। H2SO4, सल्फेट आयन इज वेरी पुअर, H3PO4 इज अ गुड इनफ एसिड, नॉट वेरी। Al2O3 तो यार वो एसिड थोड़े है, वो तो लुईस एसिड। चलो तो मैं बोलूंगा कि H2SO4 डाल के गर्म कर दिया, या फिर H प्लस डाल के गर्म कर दिया, या फिर H3PO4 डाल के गर्म कर दिया, या फिर PPA पॉलीफॉस्फोरिक एसिड डाल के गर्म कर दिया, ये सभी अगर लिखा हो किताबों में मतलब एक है, क्या कराना है, डिहाइड्रेट। उसका पहला स्टेप क्या है, प्रोटॉन उड़ा के उधर चिपकाओ जिधर तुम्हें लोन पेयर या पाई बॉन्ड दिख रहा हो। यहां कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है मोटू, नहीं दिख रहा है तुमको, चेक करवाओ आके जाके तुम। H प्लस यहाँ लोन पेयर दिखाई दिया, अब बताओ ये निकल सकता है क्या, अरे बोलो, निकल सकता है क्या, क्या बन सकता है, कार्बो, और कार्बोकेटायन नटोरियस स्पीशीज है, क्यों, क्योंकि ये बनने के बाद रीअरेंज भी हो जाता है, रीअरेंज होकर के उधर ही जाएगा जिधर उसकी जिंदगी में ज्यादा कंफर्ट मिले, बिकॉज एवरीवन वांट्स कंफर्ट इन देयर लाइफ, like you guys don't study, isn't it very relatable to you na, so
दैट्स द एग्जांपल। तो ये यहां से उठ के यहां आएगा, यहां बनेगा, क्योंकि ये कौन सा है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन 3 डिग्री का बन गया। तो अब क्या करना है, अब यहाँ एलिमिनेट करा दो। हालांकि वहां से भी कराते तो आपको वही आता। अब ये हाइड्रोजन हटा देना, क्योंकि कार्बोकेटायन बन जाने के बाद न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हो सकता है, बट न्यूक्लियोफाइल यहाँ घटिया है, इसलिए ये अल्फा हाइड्रोजन कौन निकालेगा, वही जो कॉन्जुगेट बेस है HSO4- या सल्फेट आयन, ये इसको निकालेगा, यहाँ निकल गया। क्या बन गया, एल्कीन। क्या आंसर है इसका, एल्कीन, बीच में डबल बॉन्ड, ये बना, देख रहे हो, ये इसका मेजर प्रोडक्ट है। माइनर में तो बहुत सारी चीजें और भी हो रही। कौन सा था ये, E1 या E2, कार्बोकेटायन बना है, E1 हो गया। कहोगे सर E1 बन रहा है, ठीक है चलो समझ में आ गया, होना भी चाहिए। कोई तकलीफ क्या, रीअरेंजमेंट होता, बोलना क्या है, बोल। कार्बन आयन बना दिया मैंने। अरे अच्छा 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 अच्छा, तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है। देखो इतना सुंदर सा डाउट आज तक मेरे से किसी ने नहीं पूछा। इतनी सुंदरता है डाउट में कि देखो मैं बता रहा हूँ। कह रहा है ये बच्चा कि आप जब HSO4- लोगे तो आपने बेसिकली हाइड्रोजन हटा दिया। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। तो आपने क्या बनाया, कार्बन आयन। और अभी आपने पढ़ाया था कार्बन आयन 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता नहीं है, ये कैसे बना रहे। तो पहली बात, सुंदर बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने ये बताया है कि हाइड्रोजन को ये रिमूव करता है, मतलब ये ट्रांजिशन स्टेट में सीधा यहाँ पहुंचता है, यहाँ रुकता नहीं है। कार्बन आयन नहीं बना रहा हूं। अरे इतनी बड़ी मूर्खता मैं नहीं कर सकता कि H+ मीडियम में भरा पड़ा और मैं कार्बन आयन बना के चिल करूं, ऐसा हो सकता है क्या। कार्बन आयन फॉर्मेशन इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप इन होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एसिड के प्रेजेंस में मैं कार्बन आयन बना दूं, ऐसा काम नहीं कर सकता यार। आया बात समझ में, ठीक। लिखोगे भी कि बस समझ के छोड़ दिया, कब लिखोगे। डिहाइड्रेशन के भी क्वेश्चन भरे पड़े हैं आपके किताबों में। आइए मैं आपको दिखाता हूं और एक। देखते हैं ये कौन करता है, चलो चलो चलो। बिल्कुल, फटाफट आंसर करना है। लेट मी चेक हाउ मेनी ऑफ यू। जल्दी बना बेटा, प्रोडक्ट बना। ये पहला, दूसरा मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी करोगे ना। हो गया।
बच्चों हो गया? यहां देखिए, जल्दी करो बेटा। कर लिया? देखो देखो देखो, ये H प्लस इस पे डालेंगे, कार्बोकेटाइन बनेगा। क्या रीअरेंजमेंट होगा? किधर होगा? इनमें से एक यहाँ उठ के आ जाएगा। कार्बोकेटाइन कहाँ बन गया? यहाँ। अब इसके बाद क्या करो, ये हाइड्रोजन उड़ा दो, एल्कीन बना दो। कितने लोग का सही हुआ? 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन, करेक्ट है। ये ट्राई किया, बता कार्बोकेटाइन यहाँ बना। अब क्या करें? रिंग एक्सपेंशन कितने लोगों ने दिखाई दिया? अच्छा, क्यों नहीं यहाँ का हाइड्रोजन लगा के 3 डिग्री बना लेते? एंगुलर स्ट्रेन बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। गुड पॉइंट। तो ये उठ करके यहाँ, तो यानी कि यहाँ प्लस आ जाएगा। तो अब गिनती कर लो, 1 2 3 4 और 5, 5 मेंबर्ड, एक मिथाइल, नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5। किस पे चार्ज? 1 वाला 2 पे चला गया। 2 कहाँ लिखा हमने? ये रहा। अब क्या करें? अब तुम हाइड्रोजन शिफ्ट करा सकते हो, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। कार्बोकेटाइन तो ये बनेगा, इसके बाद एल्कीन यहाँ पे ऊपर से भी, साइड से भी, कहीं से भी बना सकते हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकते हैं, इजंट इट? बल्कि ऊपर करने में थोड़ा बेनिफिट होगा। ऊपर करने में बेनिफिट इसलिए होगा कि कम एंगुलर स्ट्रेन क्रिएट होगा। अंदर करोगे तो यार दो दो कार्बन पे sp2 आ जाएगा और एंगुलर स्ट्रेन बढ़ जाएगा। तो बनेंगे वैसे दोनों, इसका थोड़ा चांसेस और बेटर है। वहीं अगर 6 मेंबर्ड में होता तो रिंग के अंदर पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता, क्योंकि वहां स्ट्रेन नहीं था, वहां बाहर की तरफ ज्यादा। क्या आगे सब कुछ समझ में? आगे करें? ओके, बड़ी। तो ये एक एग्जांपल मेरे ख्याल से इनफ है। चलो इसी में मैं थोड़ा सा तुम्हारा टेस्ट करता हूँ। एंड टेस्ट ये है, आप लोगों के लिए टेस्ट ये है कि व्हाट डू यू थिंक गाइस, व्हाट डू यू थिंक इफ सपोज आई हैव टेकन HBr? टेल मी। देखने दो।
बोलो क्या आंसर करोगे? अरे करो यार, क्या करोगे? पहले प्रोटॉन अटैक कराया, यहाँ H लगाया, यहाँ प्लस बनाया, यहाँ तक सबने किया है। इसके बाद रिंग एक्सपेंशन करा दिया, तो 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर रिंग बन गया। बोलो मोटू, 1 के बाद किस पे चार्ज आया? +2 पे आया, प्लस ना, और 1 पे ही 2 CH3 जुड़ा हुआ है। क्या सबने समझ में आया? अरे बोलो ना, कितने लोग का सही हुआ यहाँ तक? उसके बाद कितने लोगों ने बोला अब सर एक और जंपिंग जंपिंग खेल लेते हैं, इधर और यहाँ प्लस? क्या सबको समझ में आया? अरे बोलो यार, 1 टू हट। अब क्या करें? एल्कीन बनाए? नहीं, इस बार गुड न्यूक्लियोफाइल आ गया तो ऐड हो जाएगा। बस 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 बस, लाइफ सॉर्टेड है। अगर इतना समझ गए ना, फिर क्या चिंता है? नो चिंता। थर्ड डिग्री को रिंग एक्सपेंशन करने की जरूरत क्यों है? नहीं, थर्ड डिग्री को जरूरत नहीं है, जरूरत इसके पेन को रिलीव करना है। अगर ये एक्सपैंड कर जाए तो ये पेन और रिलीव हो जाएगा। थर्ड डिग्री में कोई दिक्कत नहीं, उससे ज्यादा स्टेबल बन रहा था इसलिए करते। बोलो। और वैसे बता दूं, रिंग के जो कार्बोकेटायन होते हैं ओपन चेन से ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि रिंग में जो हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है, सॉलिड। ये पूरा फिक्स्ड है, घूम नहीं रहा है। यहाँ CH वो भी फिक्स्ड है अच्छे से, इसको इसलिए इसलिए इनका हाइपर कॉन्जुगेशन बेटर होता है रिंग वालों का। तो रिंग पे प्लस आना इज फेवरेबल ना, एज कम्पेयर टू सेम नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ओपन चेन में मिल रहा हो, उससे ज्यादा फेवरेबल रिंग का हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। खैर, तो ये बात समझ में आ गई बेटा। तो ये प्रिपरेशन मैंने आपको एल्कीन का समझा दिया, किससे? डी हाइड्रो एलोजिनेशन, दूसरा डिहाइड्रेशन से, है ना? डिहेलोजिनेशन से कैसे करेंगे? तो डिहेलोजिनेशन के लिए होता है, ध्यान से सुनो, डिहेलोजिनेशन कुछ याद आ रहा है? मैग्नीशियम के साथ गर्म करो, जिंक के साथ गर्म करो, या NaI एसीटोन के साथ कर दो। फिंकलस्टीन रिएक्शन का सिमिलर, फिंकलस्टीन नहीं है क्योंकि वहां पे गर्म नहीं करते हैं, यहाँ गर्म करते। फिंकलस्टीन रिएजेंट वही है, कहानी है। तो अब जब मैग्नीशियम के साथ गर्म करोगे तो मैग्नीशियम इनके बीच में पहले ट्रैप होकर के कार्बन आयन बनाता है, और तुरंत बगल में लीविंग ग्रुप है, तो अटैक करके ये दोनों ब्रोमीन निकल जाते हैं। जिंक भी यही काम करता है, और इसका काम क्या होता है? आई पहले इसके पास आता है, यहाँ माइनस बनाता है, वो तुरंत अटैक करेगा। मतलब सारे E2 वाले हैं, और सभी के सभी में क्या बन रहा है? डबल बॉन्ड। ये डी हेलोजिनेशन, क्योंकि X2 रिमूव हो रहा है अगल बगल से, इसलिए इसका नाम क्या है? डी। और यही 3 रिएजेंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। क्या समझ में आया? इसमें ज्यादा लफड़े नहीं है। E2 होता है, एंटी होता है, E2 भी है, एंड एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन बोलने से बड़ा फायदा है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो बच्चे गलत करके आ जाते हैं। ऐसे आएगा, अब पूछेगा बताओ अगर यहाँ मैग्नीशियम हीटिंग कर दिया तो क्या बनेगा? अब देखो ये कैसा है, मिजो कंपाउंड है ना, मिजो को क्या मानते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में? प्लस। और Mg इसको क्या मान रहे हैं? नेगेटिव, क्योंकि ये क्या था? एंटी। और प्लस इंटू माइनस क्या बनेगा? माइनस। कुछ याद आ रहा है? प्लस इंटू माइनस सीखा था हम लोगों ने बचपन में। तो माइनस कौन सा होता है जी? ट्रांस। आंसर है इसका ट्रांस बनने वाला। कुछ याद है? कुछ ऐसा की चीज भी हम लोगों ने किया? एंटी ट्रांस। बोलो। ठीक है बेटा, तो ये बनता है। तो ये स्टीरियोकेमिकल उसका इंपॉर्टेंस है। अब आगे बढ़ते हैं। डिहाइड्रोजनेशन के बाद अब आते हैं, कौन सा बचा?
तो ये दो सबसे बड़े थे। इसके अलावा पायरोलिसिस ऑफ एस्टर भी है, इसके अलावा क्वाटनरी अमोनियम। क्वाटनरी अमोनियम को एक बार हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ। क्या है भाई क्वाटनरी अमोनियम में? क्या है बेटा, बोलो बोलो बच्चा पार्टी, जल्दी बताओ। उसमें था नाइट्रोजन, आर 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 एन प्लस हो जाए, और OH माइनस। इसको गर्म करे तो क्या बनता है? एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। कुछ याद आ रहा है? हाँ, इवन सीबी से नहीं जाता, सिमिलर टू दैट, कार्बन नहीं बनता इसमें। तो OH माइनस याद है ना इसमें, इसके रेस्पेक्ट में, नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में अल्फा बीटा, बीटा का हाइड्रोजन निकालता है और ये छोड़कर बाहर आ जाता है, यहाँ एल्कीन बन जाता है। ये बड़े खतरनाक रिएक्शन है, ये भी हमने पढ़े थे। क्या समझ में आ गया? हाँ, तो प्रिपरेशन इसी के साथ हमारा खत्म होता है। रिएक्शंस बड़े आसान है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, और एडिशन में भी इलेक्ट्रोफिलिक एंड रेडिकल है। तो वो कर लेते हैं, एक एक दो दो रिएक्शन कर लेंगे, ज्यादा करेंगे नहीं, एक एक दो दो कर लेते हैं, और वो इंपॉर्टेंट सारे कवर कर लेते हैं। जैसे हेडिंग डालो। और रिएक्शन ऑफ एल्कीन में सबसे पहला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, दूसरा आएंगे रेडिकल, रेडिकल एडिशन। अगर आपको थोड़ा मेमोरी में हिट करने वाली बात करूं तो याद आ रहा होगा मार्कोनिकोव, मार्कोनिकोव रूल ऑफ एडिशन, एंटी मार्कोनिकोव। कुछ याद आ रहा है? जिसको खरास इफेक्ट भी बोलते हैं, खरास, KHARASH, खराश। मैं बोल भी नहीं पा रहा, ख अंदर से बोलना है इसको, ठीक है? खराश इफेक्ट, ये चलता है। रेडिकल एडिशन हो गया। तीसरा ओजोनोलिसिस। इससे पहले एक नॉर्मल बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन, इतने इसके कोर रिएक्शन है। आ जाओ पहला देखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक। ये बड़ा आसान है, ये तो अभी तुमको करा भी दिया, बिना बताए अभी तुम्हें कराया है। याद आया क्या? HBr का एडिशन कराओ डायरेक्ट, HBr, HCl, HI, किसी का भी कराओ। क्या करोगे? अरे यहाँ H प्लस है ना, कहोगे सर यहाँ तो Br माइनस भी है। आप बार बार जो आपको काम पड़ता है वही वाला पहले बता देते हो। Br माइनस इधर जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये कैसा स्पीशीज है? इलेक्ट्रॉन रिच। एल्कीन आर रिच स्पीशीज, दे डोंट नीड इलेक्ट्रॉन, they need someone who is गरीब आदमी। okay, so out of two species in HBr, H plus and Br minus, H plus is गरीब, so this गरीब will be attracted towards this rich alkene in terms of electron। तो अब क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H plus ले गया, क्या बनेगा? वही घिसा पिटा कार्बोकेटायन। रीअरेंजमेंट हो नहीं रहा है, नहीं तो वो भी करा देते। और फिर अच्छा न्यूक्लियोफाइल है Br माइनस, तो बाद में Br माइनस जुड़ जाता है। जुड़ दोनों रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी। नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो एडिशन में तो कभी भी यार दोनों ही जुड़ेंगे ना, प्लस जुड़ेगा माइनस भी जुड़ेगा, माइनस जुड़ेगा प्लस भी जुड़ेगा। लेकिन नाम इस पे पड़ता है कि पहले कौन जाके जुड़ गया। पहले कौन जुड़ा? इलेक्ट्रोफाइल, H प्लस विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक
कोई बता सकता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहां होगा? रवजोत खड़े हो जाओ तो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहां होगा? खत्म कहानी। हाँ जी बोलो, इधर से आप बता। एग्जैक्टली, तुम्हारा खत्म कहानी है तुम्हारा। अभी पाई बॉन्ड में ही एडिशन हो सकता है, तो एडिशन में ऐसा पाई बॉन्ड लेके आओ जहां कार्बन पे प्लस हो। कार्बोनिल इतना क्लासिक एग्जांपल, इतने एडिशन पढ़े हैं इसमें, 1 साल पढ़ाया था मैंने ये टॉपिक पूरा, इतना लंबा था ये, और अभी तक एक भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिमाग में नहीं गया। अरे मोटू क्या होगा तुम्हारा यार, क्या होगा बताओ? कुछ नहीं होगा, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। होगा कुछ? O माइनस NH H पॉजिटिव एंड CH3, ये प्लस यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करोगे तो देखो इसमें भी जुड़ तो दोनों ही रहे, H प्लस यहाँ आके जुड़ जा रहा है, और बाद में तुम्हें पता है कि ये डबल बॉन्ड लग जाता है एलिमिनेट होकर के, तो एडिशन ये भी है, लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक है। जुड़ यहाँ पे भी दोनों स्पीसीज रहे, पहले माइनस फिर बाद में प्लस, पहले न्यूक्लियोफाइलेंट पे। तो आ गया बात समझ में इलेक्ट्रोफिलिक वाले। क्या मैं यहाँ बदल बदल के कहानी दूंगा, तुम बता नहीं लोगे जी? HCN लगा दिया, कभी मेरा मन किया CH3COH लगा दिया। अरे तुम इलेक्ट्रोफाइल पे फोकस करो। मैं एक बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल लेके आता हूँ तुम्हारे लिए ना, ब्रोमीन लेके आता हूँ, ये बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल है। अब जोड़ के बताओ क्या बनेगा? डू इट। नहीं, ओनली Br2, नो OH, ओनली Br2 एंड CH2, कार्बन डाइसल्फाइड, नॉन पोलर सॉल्वेंट। बोलो। करेक्ट, बिल्कुल, डबल बॉन्ड हट करके Br सो बेसिकली ये Br2 इलेक्ट्रोफाइल होता है। और इलेक्ट्रोफाइल क्यों है Br2? इतना तो हरा भरा जिंदगी, जिंदगी इनका बहुत हरा भरा है, क्यों है ये इलेक्ट्रोफाइल? हाँ कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे हो? खड़े हो। उससे क्या होगा? तो मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है ना, मैं वो बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोफाइल क्यों, मैं भी तो बोल रहा हूँ तुम्हारी बात यार, ये तो हरा भरा स्पीशीज है। ये क्यों टूट जाएगा? ऐसे कैसे, किसी को भी तोड़ देंगे? कहाँ नॉन पोलर है? CH2 इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो नॉन पोलर में प्लस माइनस क्यों टूटेंगे? पोलर में टूटते हैं ना जी। एकदम बकवास, एकदम बकवास, लाइट दे ही नहीं रहा हूँ, Br2 नहीं टूटेगा। रूम टेम्परेचर पे नहीं, सॉल्वेंट के अंदर घुसा दिया मैंने इसको, लाइट नहीं दे रहा हूँ। हाँ बोलना क्या? अरे महा बकवास आंसर, ध्यान से सुनो। Br2 is electrophilic just because of it have vacant D. अरे एनी स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रोफाइल। क्या वाहियात लॉजिक दे रहे हो यार तुम लोग, क्या बोले जा रहे हो तुम लोग? लोन पेयर है इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल, वाह क्या लॉजिक है। क्योंकि बॉन्ड कमजोर है इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्या मतलब है यार? रेडिकल बनाना है? नहीं ना। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स समवन विच विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए या तो गरीबी हो, और या तो फिर एडेड वेकेंट ऑर्बिटल्स हो, ग्रीडी हो, तब भी चल जाएगा, बिकॉज इट इज हैविंग इट्स ऑक्टेट बट स्टिल कैन एक्सेप्ट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वेकेंट है। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन? नहीं, तो क्वेश्चन ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे हुआ, मैंने क्वेश्चन ये पूछा था। आगे बढ़े हम लोग, अभी कुछ बातों को इग्नोर कर देना चाहिए, क्या है, हर बात पे आंसर करना जरूरी नहीं है। चलो यहाँ पे कर रहे हैं अब आगे। अब देखो इसमें कैसे हो रहा होगा, ये जो पाई है ना इसका, ना ये पाई सिग्मा मैंने ऐसे बनाया, ये पाई क्या करता है, इसको डोनेट करता है इसके वेकेंट डी में। जैसे ही डोनेट करेगा ये टूट जाएगा, टूट के अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, और क्या बनेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में कई बार पूछा है कि ये जो इंटरमीडिएट बनता है इसका नाम होता है साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट।
साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। अब क्या, अब ये Br माइनस इस तकलीफ वाले इंटरमीडिएट को 3 मेंबर्ड है ना, ये लीविंग ग्रुप है ना ब्रोमीन, तो इस पे जाके जुड़ेगा, इसको छोड़ देगा बाहर। क्या बन गया ये? तो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ Br और कौन कौन सी साइड लगे, ये अपोजिट साइड लगे, इसलिए क्या बोलते हैं, एंटी एडिशन। तो पाई तोड़ के Br लगाना है, लेकिन अपोजिट साइड में लगाना। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, सोचो। अब चलो इसमें गुगली देता हूं तुम्हें। गुगली इज दिस क्वेश्चन, IBr and CH2, टेल मी द आंसर। अब मजा आएगा थोड़ा करने में। चलो, क्या किया मैंने, हेलोजन को इंटर हेलोजन, इंटर हेलोजन नाम सुना है? दो अलग अलग हेलोजन का, जल्दी बताओ क्विकली। बोलो। देख बेटा, इसमें प्लस किस पे आएगा, IBr में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये माइनस, और ये दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। तो अटैक ये पाई का इस पे करना, यानी जो आप साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाओगे उसमें बीच में कौन जाएगा, आयोडीन, और Br माइनस निकल के वो Br माइनस किस कार्बन पे इन दोनों में से अटैक करेगा, बीच वाले में, क्योंकि बीच वाले पे कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बन पाता है, और ये जब 3 मेंबर्ड होता है ना, तो लगभग ये बन चुका होता है कार्बोकेटायन, बट ट्रू कार्बोकेटायन इसलिए नहीं देखा गया है कि रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो क्या आंसर आ जाएगा, CH Br यहाँ और CH2I यहाँ। जो बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है 3 मेंबर्ड में, अगर प्लस चार्ज हो तो मोस्टली उधर से आओ जिधर कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बने ना, बट इसका ये मतलब नहीं है ट्रू कार्बोकेटायन, इट इज अबाउट टू फॉर्म कार्बोकेटायन, नो रीअरेंजमेंट। क्या ध्यान आ रहा है? क्या इसी से मिलता जुलता रिएक्शन एक ये भी है क्या, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, OMDM? कितने लोगों को याद है OMDM क्या होता है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो OMDM में क्या करते हैं, सबसे पहले HgOAc होल ट्वाइस यूज करते हैं एन पानी के साथ, और बाद में यूज क्या करते हैं, नंबर 2 पे यूज करते हैं NaBH4, डीमर्क्यूरेशन, मरकरी को हटाने के लिए करते हैं। पहले मरकरी ऐड करते हैं, फिर बाद में हटाते हैं। इसमें क्या होता है, इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन है, HgOAc, ये पॉजिटिव चार्ज जो बन रहा है ना, ये इसका इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐड होगा तो क्या बनेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो रिंग में आ जाएगा। अब दूसरा कौन अटैक करता है, बाबा पानी है, बहुत है इसके अंदर, ये अटैक करेगा, ये खुल जाएगा। इसलिए इसमें बीच में OHH पॉजिटिव, बेटा बाद में उसको किसी और वाटर मॉलिक्यूल से निकाल सकते हो, और ये पोर्शन मरकरी हटाने के लिए NaBH4 यूज करते हैं, Hg हट जाता है, और ये H प्लस तो तुम निकाल सकते हो, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल है। क्या बन गया इसका प्रोडक्ट, अल्कोहल। इसका एक और आसान सा आंसर है कि आप ना इसको डायरेक्ट H प्लस एन पानी डाल दो, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, उल्टा ऑफ डिहाइड्रेशन। तो पहले प्रोटॉन जाके इसको कैटायन बनाता है, और कैटायन बन गया ट्रू कैटायन, तो उसके बाद H2O एज अ न्यूक्लियोफाइल जाके इसमें जुड़ जाता है। डायरेक्ट पानी डालोगे रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि पानी कैसा है, पोलर, और एल्कीन कैसा है, नियरली नॉन पोलर, ये दोनों रिएक्ट नहीं करते। लेकिन थोड़ा प्रोटॉन डाल दो तो रिएक्शन हो जाता है। और थोड़ा प्रोटॉन, कौन सा प्रोटॉन लूं, जिसका न्यूक्लियोफाइल अच्छा ना हो, क्योंकि आपको H2O को न्यूक्लियोफाइल बनाना है ना, डाइल्यूट H2SO4 इज द क्लासिक एग्जांपल। देख रहे हैं H2SO4 दोनों तरीके से काम कर रहा है, डिहाइड्रेट हाई टेम्परेचर पे एल्कोहल को हटा दे रहा है, और एल्कीन को हाइड्रेट करने का काम कर रहा है। पहले H प्लस, क्योंकि एल्कीन इज इलेक्ट्रॉन रिच, दैट नीड्स इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट, एंड दैट्स हाउ दिस रिएक्शन गोज। यस और नो, बोलो। हाइड्रेशन हो गया, ये हो गया। एक और बढ़िया सा तुम्हें एक बात बताता हूं, और उसका नाम है, कौन सा, हाइड्रेशन हमने करा लिया, हमने HCl HBr ये सब करा लिया। अब मैं एक नाम और बताता हूं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, एनी गेस, एनी गेस?
HBO क्यों, उसमें हमें क्या बनान करा सकते हैं, सही बात, HBO भी है। और सोच के बताओ। बेयर्स नहीं, अभी मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही करा रहा हूं। अगला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एंड इट इज दैट इंपॉर्टेंट कि ये यूज भी होता है टेस्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड, दैट इज ब्रोमीन वाटर। एल्कीन decolorizes the color of bromine water, this is test of alkene, yes or no? क्यों डिकलराइज करेगा, फटाफट बताओ, प्रोडक्ट क्या बनेगा, डू इट, बनाओ प्रोडक्ट बनाओ, तब भी इंपॉर्टेंट है, कहां भी यार कहां OH लगेगा वो भी इंपॉर्टेंट है, डू इट। बताओ कहां जा रहा है, देखो पहले तो इलेक्ट्रोफाइल यही है ना, तो ब्रोमीन तो बीच में लगेगा, बिल्कुल सही आंसर, ऐसे ऐसे मतलब। अब क्या करें, मतलब OH बीच में लगेगा ना, तो तूने क्यों बोला ब्रोमीन बीच में लगेगा, पक्का यही बोल रहे थे तुम कि अभी बात घुमा लिया तुमने, चलो अच्छा ठीक है, तो OH इधर एंड Br इधर, समझ में आया ना, बोलो, तो ये ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, हो गया। अब आज बात करते हैं रेडिकल एडिशन, उसका एक ही रिएक्शन है, कौन सा, एंटी मार्कोनिकोव, और एक ही रिएक्शन है, कौन सा, कि अगर तुमने वही HBr HCl HI कुछ नहीं, सिर्फ, और इधर उसकी पहचान क्या है, पेरोक्साइड, कई बार पेरोक्साइड ऐसे लिखा था, कई बार ऐसे लिखा रहता है, बच्चे सोचते हैं कि क्या गलत क्वेश्चन है, ये बेंजोइल पेरोक्साइड है, बेंजोइक एसिड होता है ना, ये उसका पेरोक्साइड, दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड, देख ये पार्ट CO2, पेरोक्साइड दिख जाए तो आंसर बिल्कुल, पहले तुम सोचो कि कौन अटैक करेगा, Br अटैक करेगा तो कहां जाएगा, ये इधर डॉट यहां बनेगा और H यहां जाएगा, तो ध्यान रखना इसमें ब्रोमीन नॉर्मल ट्रेडिशनल HBr के कंपैरिजन में बिल्कुल उल्टा आता है, और उसके पीछे कारण ये है कि ब्रोमीन यहां पहला अटैकिंग स्पीसीज होता है, Br प्लस नहीं, दिस इज रेडिकल एडिशन, इसमें रेडिकल्स बनते हैं Br डॉट, एंड दैट्स हाउ इट गोज इनटू दैट, इज दैट क्लियर एवरीवन, बोलिए, तो ये भी हो गया रेडिकल एडिशन, यही खराश इफेक्ट है यही, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ HBr के केस में ही होता है। नाउ बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, कितने लोग बताते हैं, कोल्ड एल्कलाइन डाइल्यूट, हाँ ठंडा भी होना चाहिए, एल्कलाइन भी होना चाहिए, एंड डाइल्यूट भी, वरना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोल्ड एंड डाइल्यूट, यही बेयर्स रिएजेंट, कौन से रंग का होता है, हाँ पर्पल कलर का है ना। अब इसमें अगर तुम एल्केन डालते हो तो क्या होगा, ये भी डीकलराइज करेगा, क्या बनाएगा, ये जो पाई बॉन्ड तोड़ करके क्या बनाता है, प्यारे बच्चों अगर तुमने इसको कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया तबाही हो जाएगी, तबाही कोई नहीं रोक सकता है, और ये तबाही होके कहाँ रुकने वाली है, मतलब वैसे तो रोक ही नहीं सकता कोई, फिर भी कहाँ रुकेगी, तो ये जो OH ये इसको भी तोड़ देता है बीच वाले, तो ये सिग्मा पाई दोनों को तोड़ सकता है, एंड पहले तो कन्वर्ट करेगा फॉर्मल्डिहाइड में, फिर और घसीटेगा आगे ले जाके फॉर्मिक, और घसीट के इसे क्या बनाएगा, OH, एसिडिक मीडियम में स्टेबल नहीं होता है तो H2O CO2, तबाही, मैंने बोला ना सिर्फ तबाही है इसमें, कुछ नहीं है, इट इज दैट डेंजरस इफ द, और अगर ये बेसिक मीडियम होता तो कार्बोनेट बन जाता, क्यों रजोत, नींद आ रही है अच्छे से, नहीं ठीक, पूरी साल सोया रहता था ये आराम से, पूरा थक के घर से आए, ये क्लास में ही सोना है इसको, हो गया, सबको समझ में आ गया, तो बेटा ये ध्यान रखना KMnO4 कोल्ड एंड डाइल्यूट में क्या करे, अच्छा इसी का दूसरा सब्स्टिट्यूट क्या है, OSO4 NaHSO3, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, एंड साथ में सिन एडिशन कराते हैं,
हाइड्रोक्सिलेटिंग रिएजेंट है, 2 OH लगाते हैं अगल बगल, है ना। फिर एक ऑक्सीडेशन बच जाता है, उसका नाम क्या है? और इससे आसान दुनिया में कुछ नहीं है। क्या कितने लोगों को याद है ओजोनोलिसिस? कि सर ऐसे तो कहानियां बहुत है, लेकिन ओजोनोलिसिस में इसको ब्रेक करो, अलग करो और दोनों को ऑक्सीजन दे दो, यही था ना। जी, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। ओजोनोलिसिस में ऑक्सीडेटिव भी होता है, रिडक्टिव में। रिडक्टिव रिडक्टिव कैसे पहचानते हैं? ओजोन के साथ जिंक दिया हो, NaBH4 दिया हो, हाइड्रोजन दिया हो, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट दिया हो। और अगर सिर्फ ओजोन पानी के साथ ले लिया तो समझ लेना ये ऑक्सीडेटिव। फिर इसका काम सिमिलर टू केमनोफोर इन कॉन्सेंट्रेटेड मीडियम जैसा काम होता है, वैसे ही काम करता है। ठीक है, मतलब एल्डिहाइड बनाएगा, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने कल करा ही दिया था। एक रिएक्शन बच गया है, वो है B2H6 का, उसको बता देते हैं, हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। B2H6 रिएक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन प्रॉपर्टीज के साथ खत्म हो जाएगा। B2H6 के साथ देखते हैं तुम लोगों में से कितने लोगों को याद है। चलो क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, बताओ। मान लो ये बेंजीन है, मैं सीधा क्वेश्चन पूछता हूं, बेंजीन, सॉरी बेंजीन नहीं, और मैं तुम्हें दे दिया हूं B2H6 एंड THF में, एंड फिर ये जो भी बना ए, यहां 1 नहीं लिखना चाहिए। इसको मैंने ट्रीट किया किसके साथ? अलग अलग रिएजेंट है, इसमें से 2 ले लेता हूं इंपॉर्टेंट, एक है एसिटिक एसिड एंड दूसरा ले लेता हूं NaOH, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है H2O2 के साथ। ये दोनों ही रिएक्शन हमारे ट्रेडिशनल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो इसलिए ये दोनों ध्यान में रहना चाहिए। चलो बनाओ। और जो H2O2 OH माइनस है वही HBO है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आरओ में भी चेक करने के लिए आप जल्दी बनाइए। क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है B2H6 THF वाला? हाँ जी, क्योंकि B2H6 बोरॉन के कंपाउंड, बोरॉन फैमिली के कंपाउंड सारे गरीब है, सारे अच्छे लुईस एसिड के एग्जांपल हैं, BF3, B2H6, BH3, AlCl3, सारे अच्छे लुईस एसिड के एग्जांपल। बताइए।
चलो बेटा, कर लिया। अब देख इसका सुन लो ध्यान से, सबसे ध्यान से, सभी लोग ध्यान से सुनोगे। देखो, सबसे पहली बात ये समझो, ये जो B2H6 है, इसमें जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन है उसका रोल क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही, याद आया क्या? अनसिमेट्रिकल ब्रेकडाउन करना। बिल्कुल नहीं, सिमेट्रिकल ब्रेकडाउन कराता है। अरे ये लोन पेयर BH3 को देगा तो BH3 बाहर निकल जाएगा। अब ये हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रोफाइल है BH3। तो अब इंटरेस्टिंग ये है कि ये कोई कार्बोकेटायन टाइप में नहीं है ना, तो प्लस चार्ज है। तो ये बोरॉन उधर की तरफ जाके जुड़ता है जिधर कम से कम स्टेरिक हिंड्रेंस हो। तो 2 कार्बन में किधर जाएगा? जिधर कम हिंड्रेंस। तो ये पाई इधर की इधर। अच्छा ये क्यों? क्योंकि बोरॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, हाइड्रोजन का ज्यादा, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे प्लस है। तो ये इधर की तरफ, और जैसे ही ऐसा होगा ये इधर की तरफ, यानी जो इनका ट्रांजिशन स्टेट आता है वो ऐसा आता है। देखो ऐसे बनता है, दोनों सेम तरफ से जाके जुड़ते हैं, इसलिए चेन एडिशन का एग्जांपल है। तो अब रीअरेंजमेंट के बाद ये कैसा हो जाएगा? इट विल बिकम लाइक दिस। सो वी हैव 2 पॉसिबल प्रोडक्ट, ध्यान रखना, BH2, दिस इज वन, और द अदर वन इज दिस, कि CH3 अंदर, H ऊपर, और यहां BH2। एंड बाद में क्या? बाद में अगर तुम एसिटिक एसिड लेते हो ना, तो H इसको रिप्लेस कर देता है। तो इसका आंसर यही आ जाएगा, या इसको H की जगह यहां D कर देता हूं आइसोटोप के लिए, ताकि तुम्हें समझ में आए किसको रिप्लेस किया उसने, D। एंड प्लस दूसरा वाला भी, ठीक है? ये वाले फॉर्म से करोगे तो ये बनता है। तो बोलते हैं कि अगर आपको अल्कीन को अल्केन में बदलना है तो B2H6 फॉलोड बाई एसिटिक एसिड हीटिंग करोगे तो भी बन जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन B2H6 का आता है और एक हाइड्रोजन एसिटिक एसिड का आता है। यहाँ पे क्या होता है? NaOH2O2, तो इसका जो OH है ना, ये रिप्लेस करता है इसको, BH2 को। तो इसका आंसर क्या आएगा? सारी कहानियां रखते हुए OH आ जाएगा। तभी तो बोलते थे ना कि अगर वैसा अल्कोहल बनाना हो, कैसा अल्कोहल बनाना, कैसा अल्कोहल? ऐसा अल्कोहल जो कम स्टेबल कार्बोकेटायन पे OH लग रहा हो। बताओ, ये यहां बनता तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता ना। तो वैसे केस में आप B2H6 THF लो, टर्मिनल टर्मिनल साइड में या लेसर्ड हिंडर्ड साइड में OH लगाने की कैपेबिलिटी यही रखता है सिर्फ B2H। एक्सेलेंट मेथड टू प्रिपेयर अल्कोहल। ओके, so with this everyone we are done with alkene reactions and क्या बचा है? डाइईन, अल्काइन। एंड उसके आगे का मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, फिर भी नाम थोड़ा सा ले लूंगा। एरोमेटिक में हम EAS कैसे देखते हैं, है ना? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस से पढ़ाया यार, 2 बार पढ़ाया हुआ है, तीसरी बार पढ़ा के दिमाग नहीं खराब करना है। ये सब पोर्शन इंपॉर्टेंट थे। सो वी आर डन एवरीवन। तो अच्छे से न्यूमेरिकल्स लगाना आप लोग। PYQ स्टार्ट कर दो प्लीज ना, PYQ स्टार्ट कर दो आज से ही, बल्कि